आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। और आज हम आपको सीधा जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की टॉप अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे वो है शांति की डोर आखिर कितनी मजबूत है। जी हां, ईरान में युद्ध शुरू होने के 110 दिनों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद युद्ध तो थम गया, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। युद्ध थमने के बाद से ही ट्रंप और ईरान दोनों धमकी देते हुए नजर आए, तो आखिरी समय में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ वार्ता का दूसरा दौर आखिर क्यों टालना पड़ा, इस खबर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर की हम बात करेंगे वो है मुनीर को लेकर, जहां मुनीर का नकाब इस समय उतर गया है। जी हां, बात आसिम मुनीर की भी करेंगे। पीओके में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर पाकिस्तानी सेना कैसे दुनिया के सामने बेनकाब हुई और कैसे पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के तमाम सवालों के जवाब दे रहा है और भारत ने कैसे यूएन में उसका नकाब उतार दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर होगी आज नेशन टू नेशन में, जहां हम बात करेंगे विश्व युद्ध से भी ज्यादा लंबी हो चुकी उस जंग। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई 1577 दिन से ज्यादा समय से जारी है और इसके थमने की उम्मीद भी फिलहाल अभी तो नजर नहीं आ रही। अमेरिका की मध्यस्थता भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची, तो यूरोप यूक्रेन को लगातार मदद दे रहा है और इस बीच रूस भी लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। तो क्या अब ये युद्ध दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई बनने जा रहा है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईरान में शांति की उस डोर की जो कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर, इस पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका 60 दिन के अंदर समझौते का दबाव बना रहा है और दूसरी ओर ईरान ने भी कहा है कि वो अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अब ऐसे में ऐसी परिस्थितियों में सवाल ये उठता है कि क्या इन 60 दिनों में युद्ध विराम समझौता होगा या फिर एक बार फिर से दुनिया जंग की त्रासदी से गुजरेगी। दरअसल ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इजराइल के बयानों से ये साफ हो चुका है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो ये समझौता हुआ है उससे खुश तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ये जरूर नजर आ रहा है कि फिलहाल अभी जो शांति की राह दिखाई जा रही है वो इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं है। एमओयू पर साइन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये राह अभी फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उनकी स्विट्जरलैंड जो यात्रा है वो इस समय टल चुकी है। ईरान के साथ अगले चरण की जो वार्ता होनी थी वो भी टल गई और विस्तृत बातचीत की ओर जो तैयारी है वो बढ़ने की ओर है। बातों पर नहीं बल्कि हमें काम पर भरोसा है, ये बात जेडी वेंस कह रहे हैं। लेकिन उनकी जो यात्रा थी, जो औपचारिक बातचीत होनी थी, वो फिलहाल टल चुकी है। इसके साथ ही आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ईरान कह रहा है कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे और समझौता नहीं करेंगे अपने हितों के साथ में। साथ ही ये भी कहा कि हम जो अधिकार है हमारे, उनकी भी हम रक्षा करेंगे। तो ऐसे में ये जरूर नजर आ रहा है कि ये जो समझौता हुआ है, क्या ये वाकई समझौता लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा या बीच में टूट जाएगा, क्योंकि फिलहाल 60 दिन का समय इस समय दिया गया। ईरान के साथ वार्ता स्थगित होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वार्ता को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. Excuse me. We're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks. How do you destroy this highly enriched uranium? All that stuff. That you really just have to get into the nitty gritty on. So, I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
तो जेडी वेंस कह रहे हैं कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो, लेकिन क्या वाकई ये सब चीजें ठीक है? जहां एक तरफ जेडी वेंस का ये बयान, वहीं इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें 60 दिनों में डील करनी होगी, यानी 2 महीने, वरना हम ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे उन्हें खुशी नहीं होगी। आपको वो भी सुनाते हैं। In Iran, where in 1 week virtually we knocked out their entire navy, their entire air force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. Now some of the fake news would say, oh, we didn't do it fast enough or something. We took about a week. And now we have an agreement that was signed last night. And it's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. तो 60 दिन का जो समय है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिनों में सब कुछ तय हो जाना चाहिए। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्वे भी शेयर किया, जिसमें अमेरिका और ईरान के शुरुआती समझौते पर लोगों से उनकी राय जानी गई, राय पूछी गई। और इस समझौते में दोनों देशों के बीच तनाव रोकने के लिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने के लिए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम व प्रतिबंधों पर 60 दिनों का बातचीत करने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। इन तमाम चीजों पर लोगों की राय ली गई। अब जब इस सर्वे का रिजल्ट आया तो वो भी आपको बताना जरूरी है। 43% लोगों ने इस समझौते का जोरदार समर्थन किया है, पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया, जबकि 13% जो लोग हैं उन्होंने कुछ हद तक इस समझौते का समर्थन जताया। इसके साथ ही 16% लोगों ने ना तो समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है। 15% लोगों का यह भी कहना है कि निश्चित ही नहीं है। तो वहीं 8% लोग इसका कड़ा विरोध करते हुए नजर आए और 5% ने कुछ हद तक विरोध जताया है समझौते को लेकर। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आमतौर पर जो अमेरिका में अधिकतर लोग हैं वो इस समझौते का समर्थन करते नजर आए, क्योंकि 43% लोगों ने इस पर सपोर्ट किया है। अब इस एमओयू पर, जो एमओयू साइन हो चुका है, समझौता साइन हुआ है जिसपे 60 दिन का समय देने की बात कही गई, इस पर अमेरिका में कई सवाल भी उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इससे पहले हुए समझौते और इस एमओयू पर कहा है कि इस बार हालात काफी अलग हैं और हम उन्हें परमाणु संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। सुनाते हैं आपको। Differences are not even in the substance of the deal itself, but something I said earlier are, number one, the Gulf Coast Coalition loves this deal because they think that it makes Iran weaker. They hated the Obama deal because they thought that it made Iran stronger. They know more about this and they have more to lose than anybody, including the United States of America, so I trust their judgment. The second thing is where the deal came from. You have to remember, in 2015, Iran had built a sophisticated nuclear weapons program with a nuclear weapons stockpile. अब इन तमाम चीजों को देखकर कुछ सवाल उठते हैं कि अब आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस समय पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि समझौता हो चुका है लेकिन इजराइल कहीं ना कहीं नाखुश है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तौर पर अगर हम देखें तो ये है कि क्या युद्ध विराम जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि समझौते के तहत दोनों देशों को तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी। हालांकि अगर किसी पक्ष को ये लगता है कि दूसरा पक्ष अपनी प्रतिबद्धताएं नहीं निभा रहा तो बातचीत रुक भी सकती है। तो ये पहले मुद्दा। और इसके साथ ही जो दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो वो है कि क्या जो परमाणु विवाद है जिसकी वजह से ये पूरी जंग शुरू हुई, क्या वो विवाद सुलझ पाएगा? ईरान ने एक बार फिर से ये कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया आखिर किस तरीके से लागू की जाएगी और कैसे ये कंफर्म होगा कि क्या वाकई ईरान परमाणु नहीं बना रहा। इस सवाल का भी जवाब हर कोई जानना चाहता है। तीसरा सवाल है कि क्या ईरान को आर्थिक राहत दी जाएगी, क्योंकि ईरान लगातार इस बात को जिक्र कर रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। इस पर अमेरिका और ईरान, हालांकि दोनों के अलग अलग दावे। इसके लिए ईरान को भी अपनी शर्तों की अगर हम बात करें तो अपनी शर्तें ईरान की तरफ से भी रखी गई हैं। अमेरिका और ईरान अलग अलग दावे करते हुए नजर आ रहे हैं समझौते के बाद में, और ईरान ने अपनी शर्तें पूरी करनी होंगी, ये बात रही। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी बात कहे कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, जिससे जब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, तेल के दाम ऊंचाई छू गए। अब ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं रहेगा? अगर ये सफल व्यवस्था जो है वो सफल रहती है तो वैश्विक तेल बाजार को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, और सीधे तौर पर हम देखें तो आम लोगों को राहत मिलेगी और भारत जैसे बड़े तेल आयातकों को इसका सीधा फायदा होगा।
हालांकि भविष्य में इन फ्यूचर अगर हम देखें तो समुद्री नियमों में और सुरक्षा को लेकर कई सवाल अभी भी बाकी है। तो इसके पर हर किसी की नजर है कि क्या जो जगह है, जो रास्ता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, क्या वो खुलेगा या नहीं खुलेगा और क्या आसानी से जहाज उस रास्ते को पार कर पाएंगे। पांचवा सवाल ये है कि क्या अस्थायी समझौता स्थायी शांति से बदल पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि मौजूदा एमओयू की अगर हम बात करें तो वो केवल एक शुरुआती ढांचा है और अगले 60 दिनों में दोनों देशों को प्रतिबंधों में परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी जैसे कई मुश्किल मुद्दों पर अपनी सहमति आपस में बनानी होगी, जिसके लिए मीटिंग भी होनी थी, लेकिन फिलहाल वो मीटिंग रद्द हो गई। अब ऐसे में देखना होगा कि अगली मीटिंग कब होती है और 60 दिनों की जो बात कहेगी इसमें सहमति बनती है या नहीं बनती। छठा सवाल यह है कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस और मिसाइल कार्यक्रम। अब इस पर एमओयू की सबसे बड़ी कमजोरी या ईरान की राजनयिक जीत ये है कि इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उसके जो क्षेत्रीय नेटवर्क है उसका किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं। अमेरिका में रिपब्लिकन और कट्टरपंथी गुट इस बात से बेहद नाराज हैं कि ईरान इस समझौते से मिलने वाली आर्थिक राहत का इस्तेमाल अपने मिसाइल नेटवर्क और सशस्त्र समूहों को दोबारा मजबूत करने में करेगा। तो ये सवाल इस समय काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 7वें सवाल की अगर हम बात करें तो वह है आर्थिक प्रतिबंध और फ्रीज फंड, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में इस बात को लेकर गहरा अविश्वास है कि पहले कदम आखिर कौन उठाएगा। क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ये चाहता है कि अमेरिका उसके सभी वैश्विक प्रतिबंधों को तुरंत और स्थायी रूप से हटा दे और साथ ही जो उसके जब फंड है उसको जो जब्त किया है उसको भी तुरंत खत्म कर दे। लेकिन वॉशिंगटन का ये साफ कहना है कि जब तक ईरान जमीन पर अपने वादे पूरे नहीं करता तब तक कम से कम 25% फंड को ब्लॉक रखा जाएगा और प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हटेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर पहली जो कदम है वो कौन उठाता है दोनों में से। इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगियों की काफी नाराजगी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये एमओयू जरूर साइन हो गया लेकिन इजराइल बहुत ज्यादा नाराज है। भले ही अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हों, लेकिन उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के लिए ईरान का खतरा जो है वो अभी नहीं चला है। ईरान इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि ईरान का परमाणु जो ढांचा है वो पूरी तरह से नष्ट होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के हालिया अभियान इस बात का सबूत है कि भले ही अमेरिका और ईरान में कागजी समझौता हो गया हो, साइन हो गई हो, लेकिन जमीन पर इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई जारी रखे। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई समझ जानना चाहता है। और इस समझौते की अगर हम बात करें तो इस समझौते में सबसे अहम किरदार इजराइल का, क्योंकि अमेरिका के तमाम दावे हैं और अमेरिका के लाख दावों के बावजूद उसने ये साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। सुनाते हैं आपको। זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. और चलिए नेशन टू नेशन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिस पर दो देशों में विवाद इस समय खड़ा हो गया। जी हां, हालिया में G7 शिखर सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी के बीच में रिश्तों जो थे उनमें सुधार के संकेत जरूर नजर आए तस्वीरों के माध्यम से। फ्रांस में हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं को कई मौकों पर एक साथ देखा गया। दोनों एक सोफे पर बैठकर लंबी बातचीत करते हुए नजर आए और उनकी तस्वीरें भी कई सारी जो है वो चर्चा में रही। अब उस समय माना जा रहा था कि इस साल की शुरुआत में जो मतभेद पैदा हुए थे वो दोनों नेताओं के संबंध एक बार फिर से अब सामान्य हो रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया। अब इस बयान के बाद में दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। आखिर क्या ये बयान दिया है और क्या ये पूरा विवाद है वो भी आपको बताते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के एक बयान पर साफ तौर पर नाराजगी जताई है। दरअसल ये बयान क्या था वो भी आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल ये बयान दिया और ये दावा किया कि जो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उस दौरान मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी बेताब थी। वो उनका कहना यह है कि वो उनके साथ फोटो चाहती थी और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। अब जब ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया तो इस पर
जाहिर सी बात है कि मेलोनी को जवाब देना था और मेलोनी ने जवाब भी दिया और कहा कि ट्रंप की यह कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, आपको सुनाते हैं। तो ट्रंप के इस बयान के बाद में मेलोनी ने साफ तौर पर पलटवार किया और पलटवार करते उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन नेशन टू नेशन में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।